जी पार्ट 2 स्टार्ट करवा दिया आमिर भाई ने, बीच में ब्रेक लगवा दी थी। दो अहम बातें जो आपने लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास लिखनी है और समझनी भी। पहली बात, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकलता है ना बच्चों, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट के साथ, मैं लिखवा देता हूं, पहले सुन लो। लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड जितना रहता है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट निकलता है। मतलब अगर 100 रुपये का लोन था और पूरा साल 100 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा, तो साल के एंड पे बैंक वाले कहेंगे 10% लेट से उन्होंने कहा था, तो वो कहेंगे 10 रुपये इंटरेस्ट आपका बन गया, 100 रुपये आपने हमारे पूरा साल इस्तेमाल किए हैं, तो ये 100 रुपये के ऊपर आप 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करें। ठीक है। और अगर 100 रुपये का इंटरेस्ट, 100 रुपये के ऊपर 10 का इंटरेस्ट पे करके साथ एक किस्त भी उन्होंने ले ली, ठीक है, और लेट से वो किस्त थी 20 रुपये की और बाकी रह गया अब 80 रुपये का लोन, तो अगला साल जो गुजरेगा तो साल के एंड पे बैंक वाले फिर 10 रुपये इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, 80 का 10% 8 रुपये मांगेंगे। ये समझाता हूं पहले। मिसाल के तौर पे यहां पे खड़े होकर आपने एक लोन लिया 100 रुपये का, ठीक है जी, और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो था वो 10% था, ठीक है जी। तो जब साल का एंड आया, किस्तों वाला लोन था जी, लोन की किस्तें भी आप पे करते हैं। ये बहुत तफसील से कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ये कैलकुलेशन बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में होनी ही है, बहरहाल स्टार्ट ही यहीं से करेंगे काम को। 100 रुपये का लोन आपने लिया और एक साल गुजरने के बाद साल के एंड पर आपने दो चीज़ें पे की। लोन लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने लोन की किस्त, किस्त ऐसे ही लिखते हैं या स्वाद से लिखते हैं? अच्छा, किस्त पे की, ठीक है जी। लेकिन वो किस्त किस दिन पे की जाकर? ये 31 दिसंबर की शाम को। कितनी? 10 रुपये। अब इस दिन लोन जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो कितना? 90। लेकिन बैंक ने जो इंटरेस्ट लेना है 20 रुपये पे करो यार, मिक्स हो जाएगा वरना। कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 80। आपने लोन की किस्त कितनी पे की? 20 रुपये, एक साल गुजरने के बाद। लेकिन बैंक ने क्या देखना है? बैंक ने देखना है कि ये 100 रुपया आउटस्टैंडिंग रहा, ये 100 रुपया आउटस्टैंडिंग रहा ये पूरा अरसा, और फिर इस साल के एंड पे 80 हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट 10% जो है वो किस पे लगाएंगे? जितना इधर इस्तेमाल किया ऑर्गेनाइजेशन ने, 100 रुपये अगर इसका इस्तेमाल किया पूरा साल और साल के एंड में 20 दे दें, तो वो बैंक ये तो नहीं कहेगा कि आपने हमारा 80 रुपये इस्तेमाल किया है। बैंक क्या कहेगा? 100 रुपये इस्तेमाल किए हैं आपने भाई। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो कैसे निकलेगा? 100 इंटू 10%, यानी कि 10 रुपीज। ठीक है जी। अब अगला साल कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगी? अब 100 पे नहीं बैंक इंटरेस्ट ले सकता, 20 तो वापस कर दिए ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये 80 रुपये जो हैं, ये 80 रुपये कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहे? 1 जनवरी से अगला साल पूरा 31 दिसंबर तक, सालाना किस्तें हैं ना। और फिर अगले साल के एंड पर दोबारा 20 रुपये की किस्त आपने पे की और बैलेंस बदलकर कितना हो गया? 60। लेकिन बैंक वाले इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जब निकालने लगेंगे तो किस पर रेट लगाएंगे? 80 पर इंटू 10%, ठीक है जी, यानी ₹8। हर साल इंटरेस्ट कम होता जाएगा क्योंकि हर साल लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो कम होती जा रही है। और ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, ये दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो कहें कि जी आप सारा का सारा लोन एंड पे ही पे कर देना, हमें हर साल इंटरेस्ट पे किए जाओ। ऐसी सूरत के अंदर जो लोन लिया वो 100 है और वो 100 ही आउटस्टैंडिंग है हर साल के एंड पर, पूरा साल वो 100 इस्तेमाल होता गया, तो हर साल इंटरेस्ट भी 10 आता रहेगा और एंड पे सारा का सारा 100 इकट्ठा वापस कर देंगे। तो ये तो आसान केस है ना। मुश्किल केस क्या होता है?
प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदलती जाए। तो बहरहाल मैंने तो बात सिर्फ इतनी सी लिखवानी थी, तो ऐसे गपशप लगती गई आगे। मैंने सिर्फ एक रूल लिखना था छोटा सा, लेकिन बातें आगे बढ़ गई कि इंटरेस्ट रेट, बल्कि यूं लिखो इंटरेस्ट, अब तो बात चूंकि बढ़ा ली है तो पूरी बात ही लिख दूं मैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस is calculated, interest expense is calculated by applying interest rate, भाई चुप कर जाओ ना यार, by applying interest rate on principal amount of loan outstanding, on loans principal amount outstanding, on loans, loans भी लिखें, loans principal, principal कहते हैं असल अमाउंट, प्रिंसिपल असल 100 इंटरेस्ट उसके अलावा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो असल पैसे बैंक ने दिए थे जो वापस करने हैं, लोन्स प्रिंसिपल अमाउंट, आउट अलग रह गया बेचारा, स्टैंडिंग नीचे आ गया, आउट स्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब ये तो मैं बेसिक बात बता रहा हूं ना, अब जब बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में जाएंगे ना, तो एक साल के एंड पे एक किस्त भी नहीं होनी। कभी कभी ऐसा भी होगा साल के दौरान 2 किस्तें आ जाएंगी, साल के दौरान 4 किस्तें आ जाएंगी। अगर 2 किस्तें आ जाएं तो 6 महीने और बैलेंस आउटस्टैंडिंग, 6 महीने और, 4 आ जाएं तो 4 दफा किस्त पे हुई तो 4 दफा बैलेंस बदलेगा, 4 दफा इंटरेस्ट अलग अलग अमाउंट पे निकलेगा। तो रूल सिर्फ यही रहेगा जो आज लिखवा दिया आपको, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है बाय अप्लाइंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड लिख लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी, ओके। इससे अब लोन वाले तो सारे सवाल हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ी ही अहम बात इसके अलावा भी है। वो क्या? वो ये, अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई। पहली बात मैंने बताई लोन 100 रुपए का है। दूसरी बात बताई इंटरेस्ट रेट 10% है। आज दिल कर रहा है क्लास खत्म ही ना हो, ऐसे आप चुप करके बैठो, मेरा दिल करता है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि छुट्टी लेट होगी, ये ना अगली बार बोलना शुरू कर दो कल से आके इन्हें ज़्यादा पढ़ा देना, चुप बैठे थे। नहीं, मतलब मैं उल्टा सवा पे, वैसे भी मुझे कुछ बच्चों ने बहुत डांटा हुआ है, तो 1:20 तक मैंने छुट्टी देनी है, 1:20 तक ना, है ना। तो 1:20 तक मैंने छुट्टी देनी है, वैसे भी मैं 15 पे भी दे सकता हूँ अगर आप ऐसे ही मेरे साथ कोऑपरेट करें तो। और एंजॉय भी बंदा कर रहा होता है, पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी। जी, मैंने क्या बताया पहले आपको, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। दूसरा बताया इंटरेस्ट रेट 10 है। तीसरा बताया डेट मैंने बताई नहीं, लेकिन यहां पे लिख दिया था, मतलब यकम जनवरी आने की डेट भी लिख दी। अब अगर ये 3 बातें मुझे लोन के बारे में पता लग जाए ना, देखो अभी तक मैंने जितना आपको 4 रूल्स लिखवाए, 4 स्टेप्स लिखवाए थे अप्रूवल के लिए। भाई आमिर भाई मैं इधर आ गया। क्या मैसेज में मुझे बताएं, क्या था उस मैसेज में जो आप पढ़ रहे थे? पढ़े गए आमिर भाई, पढ़े गए, यानी आमिर भाई भी मोबाइल यूज करें तो मैं पकड़ लेता हूं, कोई और तो फिर कोई और है जी। मैंने एक्रूवल का सवाल करने के 4 स्टेप्स बताए थे। ओपनिंग लिखें, कैश लिखें, क्लोजिंग लिखें और एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालें। लेकिन अब लोन के सवालों के अंदर ना कभी कभी डाटा ऐसे देगा कि आपको एक्सपेंस पहले निकालना पड़ सकता है। तो वो कितना डाटा हो, क्या क्या चीजें हो कि एक्सपेंस पहले निकल आए, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट, ये 3 चीजें गिवन हो तो हम एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अपने स्टेप्स को। ओपनिंग लिखेंगे, कैश लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, कितने क्या, और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेंगे। प्रीपेड तो हो नहीं सकता, जिंदगी भर याद रखना, इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। फिर किसी वक्त लिखवाता हूं, फिलहाल ये रूल तो लिख लें जो मैंने अभी बोला कि अगर आप के पास लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग लोन ये गिवन हो तो आप एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, इफ हाँ उर्दू में भी लिख देता हूं, इफ। अब ऊपर उर्दू नहीं ना लिखी, पहले बताते मैं वो भी अंग्रेजी उर्दू में लिखता। अब आधा तितर आधा बटेर, क्यों, एक तरफ चलो ना। पश्तो में, आप पश्तो वाले पश्तो कह रहे हैं। इफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट
and date of obtaining loan are given in question। माजरत चाहता हूँ, वैसे मैं इंग्लिश में नहीं करवाना चाहिए था मुझे, लेकिन अब क्या करूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ। मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना, वो लिख लो। इफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन नंबर 1, इंटरेस्ट रेट नंबर 2 एंड डेट नंबर 3 ऑफ obtaining लोन आर गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लिखो भी सही, ऐसे कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आर गिवन इन क्वेश्चन। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिगर कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिगर कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। ये तो एक एग्जाम्पल दी आपको, देखें आपने आगे बढ़ना है, अपना एडजस्टमेंट्स आनी है मुख्तलिफ। तो ये नहीं कि आप लाइन के बैगर बने रहें, लाइन के बैगर लकीर के फकीर नहीं बने रहना आपने, कि 4 स्टेप्स थे, पहले ओपनिंग, फिर कैश, फिर क्लोजिंग और बैलेंसिंग इन एक्सपेंस ही निकलना है। कभी कभी आपको डाटा ऐसे देगा कि आपको एक्सपेंस पहले निकालना पड़ेगा, कैश भी बैलेंसिंग निकालना पड़ सकता है, क्लोजिंग भी बैलेंसिंग निकालना पड़ सकता है। कभी कभी एक्सपेंस आप निकालेंगे, कैश भी दे देगा और ओपनिंग नहीं क्लोजिंग भी दे देगा, ओपनिंग भी पहले निकालना पड़ सकता है। जो 4 चीजें हैं नॉर्मल 4 चीजों में से कोई सी 3 चीजें या बताएगा या उसका डाटा देगा, चौथी आपको बैलेंसिंग निकालनी पड़ सकती है। जैसे रेंट है, मैं यही बातें अगर रेंट के बारे में लिखना चाहूं तो रेंट के बारे में क्या लिखेंगे कि हमें रेंटल की अमाउंट, वो मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, ठीक है, रेंटल की अमाउंट पता लग जाए और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पता लग जाए तो हम रेंट एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकते हैं। ओपनिंग एक्सपेंस, कैश, क्लोजिंग निकालना पड़ सकता है, हो सकता है बैलेंसिंग हो। तो ये तो सवाल पे डिपेंड करता है, कभी वो कुछ मिसिंग करेगा, कभी कुछ मिसिंग करेगा। एनपीओ के टॉपिक में जाके हमें ओपनिंग बैलेंसेस भी चाहिए होते हैं, वहां भी जाके फनकारी क्या करता है, क्लोजिंग भी बता देता है, एक्सपेंस भी डाटा दे देता है या इनकम का, और कैश की फिगर भी बता देता है, ओपनिंग गायब कर देता है। तो आपको स्टेप 4 इसलिए करवाए थे कि आपको चलना आ जाए। अब चलना आ गया ना, 4 स्टेप, 4 नॉर्मल चीजें पता लग गई, ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश, क्लोजिंग। अब इसमें से जो मिसिंग कर दे वो निकाल लेंगे हम। तो उसकी तरतीब से कह रहा हूं कि अगर लोन हो और उस पर इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस काफी ज्यादा, कैश फ्लो के टॉपिक में तो हर सवाल में तकरीबन ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनेगा, हर सवाल में तकरीबन, जो अच्छे सवाल हैं शुरू वालों के अलावा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना है तो ये बात अभी से सीख कर चलनी है ताकि आगे काम आए, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले निकालनी हो तो कैसे निकल सकती है? अगर ये 3 चीजें गिवन हो तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट और डेट, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन ये ठीक, अगर सवाल में डेट ऑफ लोन मिसिंग भी हो ना तो अज्यूम कर लेना साल के पहले दिन आया, पूरा साल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर लोन आ रहा है और डेट मिसिंग है तो अज्यूम करना साल के पहले दिन, यानी कि पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। चलो ये लिख लेते हैं, ये ऐसे ही जरा लिख लेते हैं साइड पे करके, सैड पे करके। इधर साइड नहीं है तो बेटा ऊपर नीचे कहीं लिख लो। अगर, चलो मैं आपके लिए उर्दू में लिख रहा हूं, अगर डेट ना बताई हो तो साल का तबाही हो, बताई हो, ये तबाह दे। अगर डेट ना बताई हो तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना, यानी कि सारा साल आउटस्टैंडिंग समझोगे ना, पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा अगर आ रहा है और सवाल ने डेट नहीं दी हुई, ठीक है। चलें जी, अब ये लोन और उसके इंटरेस्ट वाली जो कहानी बाकी थी ये भी कर लें, एक सवाल मैं करवा दूं, बाकी आपके होमवर्क में, फिर मैंने इनकम करवाना है ना। हाँ, लेजर तो एक्सपेंस का ही है, फनकारी तो सिर्फ यही थी जो आपको बता दी, ठीक है। ये तो वो लेवल ही नहीं है जिस लेवल के सवाल आपके साथ अभी आ रहे हैं बोरिंग कॉस्ट में। स्टार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे, हमने किस्तों वाले लोन्स देखने हैं, किस्तें पे हो रही हैं, यहाँ तो बेसिक कभी सिखा रहा हूँ, तो इंट्रो लेवल है। चलें ज़रा इंट्रो लेवल पे।
हाँ जी, तो वो पेएबल आएगा बेटा। बेटा वो सवाल पे डिपेंड करता है, कंपाउंडिंग की बात सवाल बताएगा। भाई कह रहे हैं सूद पे सूद लगेगा, यार वो सवाल जब आएगा ना तब देखेंगे। सवालों में नॉर्मली क्या होता है, साल का इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन भी पे हो जाता है, अगले साल के पहले दिन भी पे हो जाता है, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं है। लेकिन अगर एक साल का इंटरेस्ट उस साल के एंड पे नहीं, उससे अगले साल के एंड पे भी नहीं, उससे अगले साल के एंड पे भी नहीं, और लोन के साथ ही पे होना है, तो फिर कंपाउंडिंग भी हो सकती है। तो सवाल खुद गाइड करेगा, हमें कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हम तो सवाल को पढ़ेंगे, जो उसमें लिखा होगा ना वो लोन एग्रीमेंट होता है कि लोन इज ऑब्टेन्ड, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एंड इंटरेस्ट इज पेएबल। अब वो लिखा होता है ना इंटरेस्ट इज पेएबल, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, उसका मतलब होता है जो लिखा हुआ है वो पूरा भी हुआ है। ठीक है ना, वो सवालों को देखेंगे। फिलहाल मुझे ये सिखा लेने दो, ओके। सवाल आएंगे इंशाल्लाह, आपकी तसल्ली होगी। सवालों से काफी सारे सवाल करेंगे। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फॉलोइंग इज अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल। पेज नंबर वही है जहां पे सवाल थे, होमवर्क किया होता तो पता होता ना। पेज नंबर 104। यार मेरा गला सचमुच दर्द कर रहा है, तुम लोग शुगर लगा रहे हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना है, लोन का नहीं। ठीक है, हम लोन का लेजर भी बनाना सीख लेंगे बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में अगर जरूरत पड़ा तो। सुने अभी फिलहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना है। सवाल में वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जी, 20। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन 20 किस पे नजर आ रहा है जी, ट्रायल में। ट्रायल में कौन सी फिगर है, पेड की। दूसरी तो मैंने अभी आने ही नहीं दी। अब ट्रायल में पेड की आखिरी 5 मिनट में आज बताऊंगा, फोटो दिखा के, तैयार है फोटो। ठीक है, ट्रायल में पेड की फिगर आती है, और ये मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाने लगा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का, एक्सपेंस के लेजर में कैश की फिगर इस तरफ आएगी। जागो, गलती हो गई, थोड़ा सा सोच के लिखना था। एक्सपेंस का लेजर है तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट कैश। ओहो सॉरी सॉरी सर, सॉरी, हम भूल गए। कैश किस तरफ आना है, 20। नेक्स्ट, ओपनिंग नहीं पता, बल्कि नहीं पता क्या पता है, 8 वाला साल है, लोन आया है यकम मार्च 2008 में, तो साल के शुरू में कौन सा इंटरेस्ट पेएबल होना था, नहीं होना था, लोन ही नहीं था, इंटरेस्ट कहां से आया। इसका मतलब ओपनिंग तो 0 है। ठीक है, ओपनिंग क्या है, इधर देखो ओपनिंग क्या है, 0। मैं इधर भी तो लिख सकता था ओपनिंग 0, इधर भी तो हो सकता है ओपनिंग 0 जी। नेवर लिखो, यहां पर लिख लो, अपने पास लिख लो, वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। जो मर्जी लाइन लिख लो, मर्जी आपकी। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स, इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। ये कोई नहीं होता। अजीब सी बात है ना, बैंक से लोन लेने गए, बैंक को आपने 1000 रुपए का लोन दे दे, बैंक ने कहा ये पकड़ो लोन, लेकिन अभी इस साल का इंटरेस्ट दे दो 10 रुपए। तो आपने कहना है भाईजान 100 रुपए, आपने कहना यार फिर लोन ही 900 का हुआ ना, पहले पैसे इस्तेमाल करूंगा। सर्विस क्या है, तुम्हारा पैसा मैंने साल इस्तेमाल करना है, तो वो सर्विस यूज अप करूंगा तो ही तुम्हें इंटरेस्ट पे करूंगा, तो ही उसकी कॉस्ट पे करूंगा। बात समझ आई। तो इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है। ओके, इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। लेकिन वो भी कोई नहीं था, पेएबल भी कोई नहीं था, क्योंकि लोन ही इस साल आया है। ओके, क्या सौखे। नेक्स्ट, स्टेप 1 हो गया, ओपनिंग कोई नहीं। स्टेप 2 कैश आ गया, ट्रायल से उठाया हमने, ट्रायल से। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब मारो सर, क्लोजिंग का डाटा शायद हो भी सही, लेकिन मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, वैसे ही सवाल के अंदर तो फिर भी निकल सकता है, आसान सवाल है ना, मुश्किल सवाल है। लेकिन आपके ख्याल में आसान काम जो भी सिखाया वो क्या है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, जाहिर है लोन लायबिलिटी है ना, क्रेडिट नेचर की चीज है, लोन आ रहा है। डेट, लोन का रेट भी गिवन है, डेट भी गिवन है। तो ये 3 चीजें हो तो एक्सपेंस पहले निकल नहीं सकता, तो हम एक्सपेंस पहले निकाल लेंगे। अब एक्सपेंस की फिगर किस तरफ आनी है, जिस तरफ कैश आना है उसके ऑपोजिट साइड में। बस कैश हम याद रखते हैं,
और प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर जो होती है ना, वो हम ऑपोजिट साइड पे लिख लिया करते हैं, ठीक है ना। बोलो, मुझे पता है आप लोग बहुत लायक बच्चे हैं, आप कह रहे हैं अजीब बातें, ये रट्टा लगवा रहा है, बट ठीक है यार, मैं ना लायक सा हूं, मैंने तो ऐसे ही बताना है आपको, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है, ये कैश के ऑपोजिट साइड पे हम लिखा करेंगे, ओके। और कैश हमें याद है आसानी से कि कैश एक्सपेंस के केस के अंदर, एक्सपेंस के लेजर में, क्योंकि कैश क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट होगा कैश से, ठीक है ना। तो कैश सही लिख लिया, तो दूसरा तो ऑपोजिट साइड पे ही आना है। अब की करना है जी, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने 600 लिखना है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 14% लिखना है, इंटरेस्ट रेट इंटू 10/12 जी, कितना। अब खुद देखो एक्सपेंस कितना था, बोलो फूटो, एक्सपेंस कितना था 70, बैंक वालों को देने कितने थे 70, दिए अभी कितने 20, तो बाकी फिर देबल हैं, देबल हैं, ठीक है ना। बनता कितना था इंटरेस्ट 70, दिया कितना 20, तो देबल कितना 50, पेबल आ गया ना क्लोजिंग। तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी क्लोजिंग भी बैलेंसिंग निकालना पड़ सकता है आपको, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ओके। बस बारिश आ जाए यार, फिर हम क्या होगा, फिर हम इंग्लैंड से हार जाएंगे ऐसा भी हो सकता है, ओके। वो तो छोड़ ही दो यार। हाँ जी, आगे देख लें जरा क्विकली ये क्वेश्चन को, और इधर देखो अगला सवाल आपका होमवर्क। अब देखो होमवर्क अनलॉक हो गए हैं, और ये होमवर्क बड़े अनलॉक होते हैं ना, जो एक रूल मिस कर गया हूं ना आज मैं, फॉलोइंग। लेकिन अब अच्छा हो गया ना, अब तैयारी अच्छी होगी, अगली बार फिर अब मैं खुला डुला खेलूंगा एक्रूअल में। असल में ना एक्रूअल का अलग से सवाल FAR 1 में आता नहीं है, कोई MCQ आ जाए 2 नंबर का तो आ जाए, वैसे वो भी नहीं आ सकता उसूली तौर पे, उसकी एडजस्टमेंट आती है, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए उनके अंदर वो यूज़ हो रहा है, बोरिंग कॉस्ट में वो यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक में वो यूज़ हो रहा है, करेक्शन ऑफ एरर में वो यूज़ हो रहा है, NPO में वो यूज़ हो रहा है, कैश फ्लो के टॉपिक में, इन सारे टॉपिक्स के अंदर वो यूज़ होता चला जाता है, ठीक है। हो सकता है कोई एक आधी एडजस्टमेंट उसकी IAS 8 में भी यूज़ हो जाए, होने को तो हो सकती है, तो इसका भी यूज़ है, तो एडजस्टमेंट इसकी इन सारे सवालों में आ सकती है। एक अलग सवाल मुश्किल है, तो चलो अब देखते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो करानी है, अलग सवाल भी हो सकता है। अच्छा, लोन गिवन, बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल में पेड की फिगर है गिवन, अदर इंफॉर्मेशन वो कहते हैं यार इंटरेस्ट एक्रूड क्या मतलब पेएबल, एक्रूड का मतलब पेएबल कितना है। अब ओपनिंग कोई नहीं, क्यों 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 कोई नहीं, लोन की डेट नहीं गिवन, तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। इंटरेस्ट ओपनिंग में नहीं नजर आ रहा, नहीं बताया तो नहीं है। कैश पेड की फिगर ट्रायल से मिल गई, और क्लोजिंग, अब ये नॉर्मल वाला सवाल है जो अभी तक स्टेप्स 4 लिखे थे, मुश्किल ये था। क्लोजिंग पेएबल गिवन है, तो एक्सपेंस की फिगर क्या आ जाएगी। अब एक्सपेंस निकल नहीं सकता था ना, इंटरेस्ट रेट होगा तो एक्सपेंस निकालेंगे। चलो डेट नहीं थी, डेट तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेते, रेट तो गिवन होता, इंटरेस्ट का रेट नहीं है तो फिर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं निकल सकता। ओके ओके नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम है, इज एनी प्रॉब्लम, दिस इज होमवर्क, दिस इज ए होमवर्क। ओह कैश, व्हाट आर यू डूइंग हियर, प्लीज गो एंड गॉन। लोन 10%, इतने 10% लोन का। अच्छा एक तो बड़ी अहम बात है, बताना ही भूल गया, लोन के साथ इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 10%, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है। ये बताना भूल गया था कि अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो, पर एनम ना लिखा हो, बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट एनुअली होता है। मैंने कहा लिख लिया करो ऐसी बातें, कल को फिर आपने ही मुकर जाना है कि हमने बताया नहीं गया, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट भाईजान ये लिखना है सारी चीजों को। आप सुबह से बैठे हैं, मुंह उठा के, मुंह तो रख दें साइड पे अगर आपने नहीं कुछ लिखना तो। इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट एनुअली होता है, ठीक है ना। अगर एनुअल नहीं होगा तो वो खुद बताएगा। पर एनम लिख दे उसकी मेहरबानी, ना भी लिखे तो पर एनम ही है, एनुअल ही है, ठीक है। अच्छा लोन कब आया नहीं बताया, तो अज्यूम करेंगे मौजूद है तो साल के पहले दिन से ही, पूरा साल आउटस्टैंडिंग,
इंटरेस्ट रेट भी आ गया, डेट नहीं गिवन तो साल का सारा दिन अज्यूम करके सारा अज्यूम करके इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले बता चुका हूं, ठीक है। स्टेप्स वही हैं, ओपनिंग कैनी, मुल्तान वालों कैनी, फिर कैश पेड ट्रायल से मिलेगा, एक्सपेंस की फिगर हम निकालेंगे, कोई बटे बुटे नहीं लगाने क्योंकि सारा साल आउटस्टैंडिंग रहा ना, अज्यूम यही कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकल आएगा। अच्छा जी, जी बच्चों आगे तो सवाल हुए पड़े हैं। ओहो, होमवर्क ही नहीं लिखा इसके साथ। नेक्स्ट 7 हो गया, 8 9 हो गए, करवा दिए थे ना। चलो अब 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आप चूज करेंगे, करना तो मैंने वही है जो मेरा दिल करेगा। वो यार सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, तभी मैं कहूँ आपने सवाल कैसे कर लिए। अच्छा जी सुने, ऑप्शन 1 इनकम कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायल जो हैं वो कल कर लेंगे। ऑप्शन 2 इनकम कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायल भी आखिरी 5 मिनट में कर लेंगे। हाँ, ऑप्शन 1 सही है या 2? ऑप्शन 1 सही है या 2? हाथ खड़ा करें, ऑप्शन 1 वाले हाथ खड़ा करें। इन सबका जवाब गलत है, ऑप्शन सही था बी ऑप्शन। आप लोगों का जवाब गलत हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी ये है, छुट्टी दे दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। देखते हो बच्चे ने, अच्छा जी चलें, चले बस ठीक है, एक्सपेंस में कंफर्टेबल हो गए। इनकम, जाओ निकल जाओ यहां से, टाइम ना जाया करो, मैंने 1:20 पे छुट्टी भी देनी है। अच्छा जी, आप पूरे 20 मिनट रहते हैं और 10 मिनट में आपको मैं इनकम समझा दूंगा इंशाअल्लाह, बस खामोश रहिए। असल में ना पता है क्या है, आप लोगों ने कभी शीशा देखा है? देखना भी ना। अच्छा, अगर आप लोग शीशा देखें ना तो उसके लिए सुन्नत दुआ भी है, वो भी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, उससे भी अजर मिलेगा, फिर शीशा देखने पे भी अजर। अच्छा सुनो, आप शीशा देखो ना तो आपका ये वाला कान इधर नजर आता है लगा हुआ, और ये वाला कान इधर नजर आता है, तो बस ऐसे ही है एक्रूअल के अंदर इनकम का केस, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के लिए ये मैं तैयार करके लाया हूं सारा कुछ। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इधर देखो मेरी तरफ, जहां पढ़ाना होगा मैं पढ़ा लूंगा। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। आई एम वरॉन्ग। इनकम को रिकॉर्ड करना है कैश आने पर। ये तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही हट जाते हैं हम। भाई कैश का आना जाना एक्सपेंस और इनकम के रिकॉर्ड होने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। यही तो हमारी बेसिक है अकाउंटिंग। जो आप हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं ना, ये 2 बेसिक पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई हैं, शायद इंट्रो में आपको बताया गया हो। एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कैश या एक्रूअल होता है या कैश होता है, कहता है एक एक्रूअल दूसरा कैश नहीं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये दोनों क्या होगी, जरूरत पड़ने में पढ़ा दूंगा फ्रेमवर्क के टॉपिक में, वैसे तो इंट्रो में पढ़ के आना चाहिए था, पर मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो, ठीक है। अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन गड़बड़ हो जाए या आप एक्रूअल बेसिस को छोड़ दें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये शक्ल ही ना हो जो आपको नजर आती है, ठीक है। तो बेसिक पिलर्स हैं 2, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी अगले 12 महीने, कोई गड़बड़ नहीं है, और अगर वो बेसिस खराब हो जाए ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर कुछ और बेसिस पे बनती हैं, वो छोड़ें, वो बता दूंगा फ्रेमवर्क में जाके आपको, ठीक है। दूसरी क्या अजम्पशन है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सबसे बेसिक हमारी अजम्पशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। हम कैश बेसिस पे नहीं चलते,
हम अकाउंटेंट्स एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं, हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल। टैक्स वालों को ज्यादा पसंद है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टैक्स वाले ज्यादा कैश बेसिस पे चलते हैं। अभी आप कैफ 2 में पढ़ेंगे, टैक्स वाले ज्यादा कैश बेसिस यूज कर रहे होते हैं। फिर आप कैफ 5 में आएंगे तो एक स्टैंडर्ड है IAS 12 का, उसमें फिर टैक्स वालों की और अकाउंटिंग वालों की लड़ाई यही चल रही होती है, अदर देन बाकी चीज़ों के अलावा इससे भी लड़ाई चल रही होती है कि आपका एक्रूअल बेसिस है और टैक्स वालों का कैश बेसिस है, तो ये लड़ाई चलती है। लेकिन हमारी अकाउंटेंट्स की बेसिस कौन सी है अकाउंटिंग की? एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो एक्रूअल का मतलब ही क्या है? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो जब सर्विस यूज अप कर ली। दूर नहीं है, दूर है मेरे ख्याल में, कहाँ है पता नहीं कहाँ है। एक्सपेंस को मैं ज़बानी बता रहा हूं, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब हम सर्विस को यूज अप कर लें। तो इनकम को रिकॉर्ड करना है जब उसे अर्न कर लें। इनकम रिकॉर्ड करनी है जब उसे कमा लिया है, कदर नहीं, कदर वाला कमा लिया नहीं, इनकम को कमा लिया है। जब इनकम को कमा लिया है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। अब इनकम को कब कमा लिया है आपने? जब गुड्स हैं तो डिलीवर कर दी, सर्विसेज हैं तो रेंडर कर दी, ठीक है। आपने कॉलेज में आके एडमिशन करवाया, आपने फीस एडवांस में दे दी, कॉलेज वालों ने शॉपर में आपको FAR 1 डाल के दे दी, ऐसा हुआ था? शॉपर भर के ये पकड़ो FAR 1, अदनान रूफ FAR 2, उमैर FAR 1, ये पकड़ो जाओ, ऐसे हुआ। तो इसका मतलब कॉलेज वालों ने जो आपसे फीस ली है वो उनका रेवेन्यू इनकम नहीं है, ये इन पे लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को इन्होंने उतारना है बाय प्रोवाइडिंग सर्विस ओवर द कवरेज ऑफ सिलेबस। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी लायबिलिटी खत्म होती जा रही है। अर्न कब करना है आपने? गुड्स के केस में जब डिलीवर कर दें। मैं अगर मार्कर्स का सेलर हूं, मैंने मार्कर्स को डिलीवर कर दिया, मैं इसकी सेल बुक कर लूंगा। और अगर मैं मार्कर का सेलर नहीं हूं बल्कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड करूंगा मैं वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करूंगा। तो रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू सेल इनकम बुक करने का क्राइटेरिया क्या है? तब रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज अर्न्ड, व्हेन इट इज अर्न्ड। मतलब अगर गुड्स हैं तो दीज आर डिलीवर्ड, सर्विसेज हैं तो दीज आर रेंडर्ड या प्रोवाइडेड, ठीक है। अब अगली बात, इसका क्या करेंगे? ये तो सेम कहानी है, बस साल जरा पिछला वाला है। ओके जी, सुने, हम खड़े हैं किस साल में? 2022 में। अब बात हो रही है इनकम की। कान भी खोल लो, दिमाग भी खोल लो, जाग जाओ, आंखें तो पहले खोलो जी, हम खड़े हैं 2022 में। 2022 में अब इनकम के पॉइंट से सोचना, ठीक है। 2022 में हमने सर्विस दे दी, अभी कैश रिसीव नहीं किया, गुड्स डिलीवर कर दी, कैश, अच्छा गुड्स को छोड़ो, वो तो बचपन में आप पढ़ाते हैं, डेटर क्या होता है? गुड्स बेची, उधार पे तो एंट्री होती थी डेटर डेबिट सेल, ठीक है। सर्विस के ऊपर आओ, यहां पर जरा सर्विस का ज्यादा मामला है, एक्रूअल के अंदर ज्यादा जो होता है, ठीक है ना। एनपीओ में भी आप सब्सक्रिप्शन इनकम को पकड़ रहे होंगे, सर्विसेज देते जा रहे होंगे, तो इसलिए मैं जरा सर्विस के ऊपर फोकस कर रहा हूं इस वक्त। जी, आपने सर्विसेज 2022 में खड़े हैं और 2022 में खड़े होकर आपने सर्विसेज दे ली, लेकिन अभी कैश रिसीव नहीं किया। इनकम बुक हो सकती है या नहीं? होगी। क्यों? क्योंकि सर्विसेज तो आपने रेंडर कर दी, सर्विस तो आपने दे दी। अब अगर आपने 2022 में सर्विसेज दे ली हैं, अभी कैश रिसीव नहीं किया है, तो 2022 के एंड पे आप एंटाइटल्ड फील करेंगे, रिसीवेबल एसेट। तो क्लोजिंग में इनकम या रिसीवेबल होती है या अनअर्न्ड या एडवांस, ठीक है। कॉलेज वालों का जो केस बताया, 2022 में खड़े होकर उन्होंने आपसे फीस ली स्टार्ट में, तो वहां पर खड़े होकर अगर उन्होंने 2023 में जाके आपका सेशन एंड करना है तो 2022 में वो उसको इनकम नहीं बना सकते, ठीक है। 2022 में ये उनके ऊपर लायबिलिटी है, एडवांस, अनअर्न्ड, अर्न नहीं की। अर्न कब करेंगे? जब सर्विसेज दे लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी अब 4 डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको, जो कि आप लिखेंगे, ठीक है। पहली डेफिनेशन होगी क्लोजिंग में रिसीवेबल कब होती है इनकम? आप बताओ, पहले आप बताओ। सर्विसेज आर रेंडर्ड या प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2023, ठीक है। और ओपनिंग क्या होगा फिर?
सर्विसेज वर प्रोवाइडेड इन 2021 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2022। साल के पहले दिन ही हमारा रिसीवेबल है, तो क्या मतलब पिछले साल सर्विसेज दी हुई थी, अब पैसे आने हैं, सर्विस नहीं देनी। एसेट, एसेट ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी। एसेट क्या मतलब? राइट है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर नहीं, यहां पर राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है, जो डेटर जैसे होता था गुड्स वाला। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट, दो डेफिनेशंस। इनकम क्लोजिंग में रिसीवेबल हो सकती है, दूसरा बात बाद में बताता हूं, ओपनिंग में भी रिसीवेबल हो सकती है। ठीक है, कब होगी रिसीवेबल? जब आपने कमा लिया है, रिसीव नहीं किया, तभी रिसीवेबल ना। तो क्लोजिंग रिसीवेबल का मतलब आसान वाली डेफिनेशन, व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2023। लिखने के तलबगार लोग तेजी से लिखेंगे, बाकी तो पिक्चर्स लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग रिसीवेबल क्या है जी? व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2023। तो फिर 22 के एंड पे खड़े होकर ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो लायबिलिटी है, एसेट है, एसेट है। रिसीवेबल इन फ्यूचर, राइट टू रिसीव कैश इन, फायदा आना है फ्यूचर में। ठीक है, और ओपनिंग रिसीवेबल क्या होगा? व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड या प्रोवाइडेड इन 2021 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2022। अगली बात जो कॉलेज की एग्जांपल थी, 22 में खड़े होकर कैश रिसीव कर लिया, पहले सुन लो फिर एक ही बार लिख लेना। 22 के एंड पे कैश रिसीव कर लिया लेकिन अभी सर्विस नहीं दी, तो इनकम बना ले? बोझ है, ये तो उल्टा बोझ है, ये बोझ है। किसी के पैसे ले लिए हैं, उसके जिम्मे, मतलब आप मेरे जिम्मे है, अब वो अगर मैं मर जाऊं तो आपको फीस वापस देंगे ये कॉलेज वाले, या आप लोग कहेंगे चलें ठीक है जी, आप एक बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे पूरी होनी है? सिलेबस पूरा करके। तो इनकम नहीं है इनकी कि वो कहेंगे जी बस हमारी हो गई, सर गए ना, सर जाने तो अल्लाह जाने। ठीक है, तो बात ये है, कोई ना कोई पढ़ा तो देगा ही वैसे, लेकिन 2022 में अगर आपने कैश रिसीव कर लिया है, 22 में सर्विसेज नहीं दी हैं, तो ये आपके ऊपर क्या है? बोझ है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। तो क्लोजिंग में इनकम या रिसीवेबल होगी, या इनकम या रिसीवेबल होती है, या एडवांस। एडवांस कब होगी? व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2023। अच्छा, अगर कैश भी 22 में और सर्विस भी 22 में, वो तो कोई मसला ही नहीं ना होता। मसला तो क्लोजिंग पे मैं रिसीवेबल या अनअर्न्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ओपनिंग एडवांस या अनअर्न्ड कब होगा? ओपनिंग एडवांस कब होगी इनकम? जब कैश वॉज रिसीव्ड इन 21 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2022। ये लें, बल्कि ये भी साथ ही देख लें, ये भी साथ ही देख लें। ये लास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर वो लिख लेंगे ना, तो फिर मैं ये पढ़ा भी देता हूं। कोई नहीं है, बस शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, आपका नाक की जगह पे ही है, एक कान दूसरे कान की जगह पे नजर आ रहा है आपको, दूसरा कान पहले कान की जगह नजर आ रहा है आपको, एक आंख दूसरी आंख की जगह नजर आ रही है, दूसरी आंख एक आंख की जगह, नाक बस अपनी जगह पे, नाक नहीं, दो हो गए। हो सकता जूम इन करूं, ये लो ऊपर। अच्छा, ये मैं भी पढ़ाना नहीं चाह रहा था ना, असल में मैं कह रहा हूं जरा समझ लो। इधर देखो, इनकम का लेजर होगा, तो रिसीवेबल का मतलब मैंने कहा है राइट टू रिसीव, क्या एसेट है, तो रिसीवेबल क्लोजिंग में एसेट वाली साइड पे ओपनिंग भी हो सकता है। और अगर एडवांस है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस। अल्टरनेटिव नेम्स, जैसे वहां पर प्रीपेड को हमने कहा था एडवांस, और पेबल को हमने कहा था एक्रूड, अनअर्न्ड, ब्ला ब्ला, एक्रूड, एरियर, आउटस्टैंडिंग। यहां पर भी अल्टरनेटिव नेम्स हैं। एडवांस में इनकम लो तो उसको डेफर्ड या अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है, और अगर रिसीवेबल हो वो तो अड्डी खैर, वही चीजें दोबारा आ गई। ये बड़े खतरनाक अल्फाज हैं। ये कौन से, ये इनको जरा पकड़ो, ले आओ इधर। एक्रूड, ओइंग, एरियर, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, ये बड़े खतरनाक अल्फाज हैं। क्यों?
अगर एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का। बस जिंदगी आसान होगी। और ठीक है, एक्रूड, देखो इनकम कभी पेबल हो सकती है, यहां लिखा हो इनकम पेबल, पेबल तो लिखा ही नहीं हुआ वैसे। एक्रूड इनकम का मतलब पेबल इनकम, इनकम पेबल नहीं होती, रिसीवेबल होती है। आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम पेबल नहीं रिसीवेबल ही हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बड़े खतरनाक अल्फाज हैं, याद रखना। ये एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, ओइंग। अगर लगा हो एक्सपेंस के साथ तो मतलब एक्सपेंस पेबल का बता रहा है, और अगर लगा हो इनकम के साथ तो मतलब इनकम रिसीवेबल का बता रहा है। ये बड़ी अहम बात थी, ठीक है। 7 मिनट रहते हैं अभी। जी, तो ये मैंने लिखा कि अगर रिसीवेबल है इनकम तो इसका अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं? एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, ठीक है। और अगर एडवांस है तो अनअर्न्ड और डेफर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर रिसीवेबल इनकम है तो ये एसेट है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। और अगर ये लायबिलिटी है तो क्या है? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। लायबिलिटी है कॉलेज वालों पे सर्विसेज देना, ठीक है। ये लेजर की पिक्चर अलग बना लें, जो नोट करने वाले हैं वो तो नोट कर रहे होंगे। अच्छा, अब स्टेप्स वही हैं। क्या मतलब? स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कैश लिखा था, रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड लिखा ही नहीं था, दोनों जगह चल गया। वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, और उसमें भी वही रूल, यहां पे बस रिसीट होगी, अपनी आखिरी रिसीट को पकड़ेंगे। अगर हमारी रिसीट हमारे साल के खत्म होने से पहले दम तोड़ जाए तो इसका मतलब आखिरी कुछ अरसे की इनकम हमें अभी रिसीव नहीं हुई, तो क्लोजिंग में रिसीवेबल। और अगर हमें जो रिसीट हुई है इस साल वो हमारे साल का जीना चीरती हुई आगे निकल जाए तो मतलब अगले साल के भी इस साल में रिसीव कर बैठे हैं, लायबिलिटी है, बोझ है। आप ये ना समझें कि मैं सवाल करवा रहा हूं आपको, या शायद देखता हूं थोड़ा सा करवा भी दूं। सवाल तो आपके हैं आज, क्लास के सजीले बच्चों, इतना मैं नूरजहान। अच्छा जी, मैं वो उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा आपको कि ट्रायल में पेड की फिक्र, वो है 5 मिनट का काम, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और नॉर्मली ज़िंदगी में वो देखने को नहीं मिलती है। एक बार आना है उसने, फिर चले भी जाना है, फिर आगे एनपीओ के टॉपिक में जाकर यूज़ होना है। तो मैं कह रहा ज़रा 5-7 मिनट, लेकिन हो फ्रेश दिमाग के साथ, ठीक है। वैसे ये पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर है, नहीं देखना नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? स्टेप्स वही हैं, ठीक है। स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग में इनकम है या रिसीवेबल एसेट या एडवांस लायबिलिटी। फिर कैश रिकॉर्ड करेंगे, इस तरफ कैश, इस तरफ, इसीलिए कहा है कैश के लिए बचपन में वापस जाओ। इनकम के केस में कैश आता है कि जाता है? तो कैश डेबिट इनकम का लेजर, ऐसे नहीं कहा आपको कि शीशा, ये असल में ये 2 कान थे एक्सपेंस के लेजर। एक्सपेंस के लेजर में कैश इस तरफ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर इधर, इनकम के लेजर में कैश इधर, तो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, बस यही है, ठीक है। अब एक सवाल तो करवा दूं ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिसका हो गया टाइम भाई, अल्लाह उसके लिए अगली मंजिलें आसान करे, हम दुआ करेंगे। 4 मिनट अभी पड़े, चुप करें, खबरदार को बोला तो खबरदार। आफरीदी मैं करवा देता हूं, फखर जमान, मिसबा, अब्दुल रज़ाक। जैसे ये ना जब पहली पीएसएल थी, ये तब के सवाल हैं, मैंने बनाए थे जब चल रही थी, ये इत्तेफाक से मैंने ही बनाए थे। वसीम अकरम, अच्छा वो उस वक्त नहीं था, 2015 की पहले एडिशन की बात है। अच्छा आप सुने जी बेटा, पेज नंबर ना किताब में आगे चलते तो 109, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आगे होना है कोई, ठहर जाओ, नहीं है। ये पहला सवाल करवा दूं, 3 मिनट रह गए हैं, फिर आप चले जाइएगा। आफरीदी ने अपनी शॉप रेंट पे दे दी 1 जुलाई 2014 पे।
क्वार्टरली रेंट वो रिसीव करता है ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, एरियर में। अगला सवाल एडवांस, फखर जमान एडवांस में लेगा, ठीक है। क्वार्टरली रेंट कितना है? 15,000। ईयर एंड 30 जून, पहली डेथ तो यहां पड़ जाती है हमें, 30 जून वाला ईयर एंड आ गया, नहीं डेथ पड़ने देनी, ठीक है जी। अब कौन सा लेडजर बनाना है? लेडजर चेक करो, चेक करो। रेंटल इनकम, रेंटल इनकोमे, जी मेरे बच्चों अब उसूल पक्का कर लो। क्या? जब भी इनकम या एक्सपेंस का लेजर बनाओ ना, पहले कैश लिखा करो, ठीक है। इनकम का लेजर है तो कैश किस तरफ आना है? कैश डेबिट तो इनकम, मैं तो हर बार ऐसे ही करता हूं, अभी तक इतना बड़ा हो गया हूं। कैश डेबिट इनकम, अब वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब भाईजान, मेहरबान, कदरदान, ये यकम जुलाई 2015 से 14 से 30 जून 2015 वाला साल है, ठीक है बच्चों। और साल किधर गया साड़ा जी। और वो ये कह रहा है कि यकम जुलाई 14 को ही ये किराए पे दी है इसने बिल्डिंग, ठीक है। अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। किराए पे उसने कब दी है बिल्डिंग? यकम जुलाई 2014 पे। तो ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। ओपनिंग में एडवांस है, एडवांस होता तो लायबिलिटी होती। मैं लिख दूं ना जरा, पहला दिन है, एडवांस कोई ना। ओपनिंग में रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब एसेट नहीं है। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे, बेहतरीन, अभी कर लेते हैं। वो कह रहा है क्वार्टरली रेंट हम रिसीव करते हैं हर क्वार्टर के एंड होने के बाद अगले क्वार्टर के पहले दिन। पहले दिन ना, इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया यकम अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किराया यकम जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च का किराया यकम अप्रैल को, अप्रैल, मई, जून का किराया कोई नहीं, कोई नहीं, साल खत्म। रिसीवेबल। और एडवांस वाले के चक्कर क्या होंगे? उसके ऊपर लायबिलिटी पड़ी होगी। अफरीदी का रिसीवेबल अगले सवाल में एडवांस भी हो सकता है, वो तो आप देखेंगे ना, वो तो आप देखेंगे, ठीक है। अब फटाफट शुरू हो जाओ। पहला किराया जुलाई, अगस्त, सितंबर का यकम अक्टूबर 2000 कौन सा वैसे 15 14 जी। कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट कितना क्वार्टरली किराया? 15 लिख लूं, 15 ओके। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का यकम जनवरी 15 पे कैश डेबिट इनको में क्रेडिट। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का किराया यकम अप्रैल को कैश डेबिट इनको में क्रेडिट। और अप्रैल, मई और जून का किराया आ गया ना, आ गया ना, आ गया। 30 जून तक नहीं आया तो 30 जून पे ये एंड हो गया। अब यकम जुलाई को आता रहे, 30 जून पे क्या है? रिसीवेबल। तो रिसीवेबल तो इस तरफ आएगा, क्लोजिंग रिसीव, ऊपर लिख बैठा था मैं, रिसीवेबल एसेट है, एसेट का क्लोजिंग इस तरफ आता है। ये आज लिखा है, कल नहीं लिखना, बड़े हो गए आप, CD BD लिखा करें बस, ओके। क्लोजिंग एडवांस कितना है फिर? कोई ना। क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? किस दिन? 30 जून 2015। क्लोजिंग में ये 15 रिसीवेबल है, एसेट है। तो बैलेंसिंग फिगर स्टेप 4 प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एक्सपेंस जाएगा, खुदा का खौफ करें, रेंटल इनकम जाएगी, जाना तो वैसे इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। बैलेंसिंग P&L 60 ही बनता था। अगर 3 महीने का किराया 15 है तो 2 दफा 3 महीने का 6 महीने का 30 और साल का 60 ही बनता है। चलो फिर P&L भी अफरीदी का बना ही देता हूं मैं, आप लोग तस्वीर भी बना लेंगे तब तक। और बच्चे बस निकलना शुरू कर दें, बेशक होमवर्क मैंने पहले बता दिया है। रेंटल इनकम 60 और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में रेंट रिसीवेबल 15। और सवाल नंबर 14, 15, 16, 17 होमवर्क में है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात टेस्ट के बाद। आपके हालात लेने के लिए मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।